that ball. What a beauty. Oh, it's second. It's clean. Is it clean enough? Ah, you're joking! VK with a... अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मेरा मानना है आप इन्वेस्टिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो क्रिकेट में विनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ही इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं देखता हूँ कि विनिंग फॉर्मूलेज क्या हैं क्रिकेट के, वो मैं पाता हूँ कि इन्वेस्टिंग के भी सेम फॉर्मूलेज हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन फॉर्मूलाज को आपके साथ शेयर किया जाए। जो पहली बात है, जो क्रिकेट में भी इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिंग में भी, यू शुड नॉट गेट आउट। अब क्रिकेट में तो हम सब समझते हैं कि आउट कैसे नहीं होना, पर क्या इन्वेस्टिंग में भी हम समझते हैं? तो इन्वेस्टिंग में अगर हम लेवरेज लेते हैं तो हमारे आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम 10 लाख का माल 1 लाख मिले, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, तो उससे हम हाईली लेवर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हमारे साथ कोई अनहोनी घट जाती है, हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो हमें कभी भी ओवर लेवरेज नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टिंग में हमें डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए, इससे हम आउट होने से बचते हैं। क्योंकि अगर हमारी थोड़ी बहुत पोजीशन गलत हो भी गई, पर हम आउट नहीं होंगे। अगर हम थोड़ा सा बिजनेस को और समझते हैं, डीप स्टडी करते हैं, फोकस स्टडी करते हैं, तो भी हम इन्वेस्टिंग में आउट नहीं हो सकते। और अगर हम प्रोबेबिलिटीज को समझें, जैसे कि क्रिकेट में हम समझते हैं कि अगर बॉल ओवर पिच हो और उसको हम सिक्स मारने की कोशिश करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है सिक्स होने की, या शॉर्ट पिच बॉल हो। तो अगर हम इन्वेस्टिंग में भी इसको ऐसे सोचें कि क्या हमारे ऑड्स हमारे फेवर में हैं, क्या प्राइस हमारे फेवर में है, क्या क्वालिटी ऑफ बिजनेस हमारे फेवर में है, तब हम उस पे शॉर्ट लगाएं और उसके चांसेस होते हैं चौका जाने के, ना कि आउट होने के। सेकंड पॉइंट जो क्रिकेट में भी है इंपॉर्टेंट और इन्वेस्टिंग में भी है, ऑलवेज यू कैन गो टू द नेट्स। अब क्रिकेट में तो हम समझते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर इन्वेस्टिंग में क्या प्रैक्टिस होती है? इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिस है रीडिंग। इसमें आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रीज की नॉलेज ले सकते हैं, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उनके कॉन कॉल्स पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि क्रिकेट में हम नेट्स पे जाते हैं प्रैक्टिस करने, हमें इन्वेस्टिंग में भी एनुअल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं, गवर्नमेंट किस सेक्टर को फेवर कर रही है, कहाँ पीएलआई स्कीम आ रही है, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हैं, कहाँ पर ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, हम उसे भी स्टडी कर सकते हैं। मोनीश पबराई की मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद है कि उन्होंने फेरारी की एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा था, और उनके कॉन कॉल में भी उन्होंने डिस्कस किया था कि फेरारी जो है वो 2018 तक एक $500 मिलियन कमाएगी, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया था। और उस टाइम वो कंपनी, मतलब 5 इयर्स प्रायर टू दैट, वो कंपनी अराउंड $500 मिलियन थी। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 5 इयर्स बाद तो ये पीई ऑफ 1 हो जाएगा। उन्होंने उसके बाद उस फेरारी के स्टॉक को ले लिया और मल्टी बैगर रिटर्न बनाया। जब मैंने इन्वेस्टिंग करी थी, तो मैंने एक स्टॉक ऐसे ही लिया था, पीसीबीएल। वहां जब मैंने उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और ये पाया कि ये पीसीबीएल जो है नए प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहा है, और चाइना प्लस वन की एक थ्योरी चल रही है जिसमें चाइना अपने यहाँ कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था उस टाइम कार्बन ब्लैक का, और शायद आज भी है। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बंद किया। अल्टीमेटली ये समझ आया मुझे कि इंडिया में सारा काम आएगा, और देखते ही देखते पीसीबीएल ने 6-7 बैगर रिटर्न दे दिया। थर्ड पॉइंट जो क्रिकेट में भी होता है और इन्वेस्टिंग में भी, वो है प्ले लाइक अ टेस्ट मैच। आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए रन्स मारने की। अगर आप पहली बॉल से मारना शुरू करेंगे, तो आपके आउट होने के चांसेस ज्यादा है। आप अगर इन्वेस्टिंग को उस मैच की तरह खेलेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा रिटर्न बनाएं। आपको लॉन्ग इनिंग्स सोचते हुए खेलना चाहिए। अगर आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में रन्स धीरे बनते हैं, और जैसे ही टाइम स्पेंड होता है एक बैट्समैन का पिच पे, वो धीरे धीरे उसका स्ट्राइक रेट और रन रेट बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही है इन्वेस्टिंग में कि अगर आप पिच पे टिके रहेंगे, अगर आप कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को समझते हैं, तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। एक रूल ऑफ 72 होता है जो कंपाउंडिंग का, वो ये होता है कि कितने परसेंट से अगर आप कंपाउंड करो, तो कितने ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप 24% से करते हैं अपने पैसे को कंपाउंड, तो आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो जाएगा। हमारा ब्रेन कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि हमारा ब्रेन बहुत लीनियर है। अभी मैं रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, जहां उन्होंने बताया
कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 9% नॉमिनल जीडीपी से, मतलब जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन से बढ़े, तो 2047 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी क्या होगी। तो उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि ये जो वैल्यू आएगी अराउंड अबाउट 11,42,000 आएगी। अब हम लोग अगर हम ये सोचते इसको कैलकुलेट करके कि हम कंपाउंड करें, तो हमारी वैल्यू 2 से 5 लाख के बीच में से ज्यादा नहीं आती, क्योंकि हमारा ब्रेन लीनियर है। उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया कि 1980s में उन्होंने जब सेंसेक्स को देखा था, तो सेंसेक्स था 1000, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करते थे, तो वो ये सोचते थे कि कितना सेंसेक्स होगा। जो सबसे ऑप्टिमिस्ट आंसर था वो था 10,000, और आप देखिए आज सेंसेक्स 80,000 पे है। तो हम लोग कंपाउंडिंग के बात को सुन तो लेते हैं, पर हमारा ब्रेन उसे जैसे वो प्रोसेस होना चाहिए वैसे नहीं होता है। ऑलवेज प्ले अ लॉन्ग गेम जिसमें कंपाउंडिंग वर्क करे। डग अंडर अ बाउंसर बॉल व्हाइल प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखे होंगे, और अगर बाउंसर जो पैट कमिंस बॉल डालते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे आउट हो रहे हैं। अगर हमारे प्लेयर्स कुछ डग कर जाते तो शायद आउट कम होते। तो इन्वेस्टिंग में तो ये अच्छी बात है कि हमें सारी बॉल्स को खेलना कोई जरूरी भी नहीं है। अगर आपके पैरामीटर्स पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं फिट बैठती और आपके फिलॉसफी से वो नहीं बैठती फिट, तो आप उसे हमेशा छोड़ सकते हैं। अब होता क्या है कि हम दूसरों को देखते हैं कि उसने उस स्टॉक में रिटर्न बना लिया, उसने हाई वैल्यूएशंस देके भी उसने रिटर्न बना लिया किसी एक कंपनी में, किसी आपके फ्रेंड ने, तो आपको फोमो हो जाता है। ये हमेशा स्टॉक मार्केट में रहता ही है, क्योंकि कोई ना कोई शेयर किसी ना किसी टाइम बढ़ता रहता है। तो आपको हमेशा फोमो को कंट्रोल करना है। इसमें एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं अजय जी, जिन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि मोर मनी ही हैज लॉस्ट व्हाइल पेइंग मोर फॉर गुड बिजनेसेस। होता यही है कि बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि ज्यादा पे नहीं करना चाहिए बिजनेस के लिए, पर क्वालिटी बिजनेस के लिए आपको थोड़ा सा पे कर देना चाहिए, पर पैसा भी लूज उसमें भी होता है। तो ये एक बात है कि यू कैन ऑलवेज डग अंडर अंडर द बॉल विच इज अ बाउंसर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बिकम लाइक सचिन एंड विराट। अगर आप विराट सचिन के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, आप ये नहीं पाएंगे कि उन्होंने हर मैच में सेंचुरी मारी। उन्होंने किसी मैच में सिंगल डिजिट्स में आउट हो गए, किसी में डबल डिजिट्स में आउट हो गए, किसी किसी मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी। सेम है इन्वेस्टिंग में, आपको सारी इन्वेस्टमेंट में मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको कुछ में विद टाइम 10, 20, 30% मिलेगा, और आपको लगेगा हाँ कि अब मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। कभी आपको -25, 30% मिलेगा क्योंकि बिजनेस के फंडामेंटल्स डिट्योरेट हो गए। मगर एक आध में ऐसा भी होगा जो आपको 5 बैगर मिलेगा, 10 बैगर मिलेगा, अगर आप लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं। तो वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि उनकी 30 to 40% इन्वेस्टमेंट्स खराब हुई है, बहुत अच्छी नहीं हुई, जिन्होंने बहुत मेजर रिटर्न्स नहीं दिया। पर जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स थी, उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया कि इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को उसने कवर कर दिया। अगर हम ये देखें कि राकेश झुंझुनवाला ने, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट्स रॉन्ग नहीं हुई? डीएचएफएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, बिल केयर में, ये सब इन्वेस्टमेंट्स उनकी फेल हुई, बावजूद भी उन्होंने रिटर्न दिया इतना अच्छा, जो कि 65% कंपाउंडिंग था, जो कि वो तो अलग ही चैंपियन है, तो उनकी मैं बात नहीं करूंगा। वॉरेन बफेट ने भी अपना एक डेक्स्टर शूज कंपनी ली थी, उसमें बहुत बड़ा लॉस किया। बट इन्वेस्टिंग एक इतना अच्छा बिजनेस है कि अगर आप उसमें लॉसेस भी करते हैं, तो ओवर टाइम आपके विनर्स आपके लॉसेस को टेक ओवर कर लेते हैं, अच्छा रिटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्रिकेट में आता है वो है डोंट हर्ट योरसेल्फ और इंजर योरसेल्फ बैडली। अब होता क्या है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स है, उनको हम कैरी ऑन करते रहते हैं। उसमें तो हम लॉन्ग 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 टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जो हम जिसमें प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं उसको हम कट शॉर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमें कोई चोट लगे, जैसे क्रिकेट में लगती है, हमें उसको उसकी केयर करनी चाहिए, उसको अपने आप को बैडली हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर चोट लग भी गई हो तो हम रेस्ट लें। सिमिलरली अगर हम इन्वेस्टिंग में देखें तो हमें अपने लॉसेस को कट करना चाहिए। रोटेशनल लॉस ना हो, पर अगर फंडामेंटल लॉस हो रहा है, अगर कंपनी के अंदर चेंजेस हो गए हैं, अब उसके फाइनेंशियल्स डिटोरेट हो रहे हैं, तो उनको हमें कट कर देना चाहिए। अगर हमारी एजम्पशन एट द टाइम ऑफ बाइंग से चेंज हो गया उसके फंडामेंटल्स, अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो हमें ऐसे लॉसेस को कट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राई टू टेक सिंगल्स एंड डबल्स, 4 and 6। अब हर बॉल पे चौका छक्का तो बन नहीं सकता, पर हम लोगों का एक बिहेवियरल इशू होता है कि हमें हर एक स्टॉक
कि हर एक बॉल पे चौका मारना होता है। अगर हम ये सोचें कि चौका छक्का मारने में आउट भी होते हैं, तो शायद हम उस तरीके से खेलें जिससे कि हम आउट ना हो। तो अब कंपनीज हमारे दिमाग में आती हैं कि मल्टी बैगर बन जाएं, तो हम पेनी कंपनीज ले लेते हैं, पेनी स्टॉक्स ले लेते हैं। अब पेनी स्टॉक्स में एक सुजलॉन होता है जो 1 to 5 रुपीज से 50 60 70 हो जाता है और 99% जीरो हो जाते हैं या आपको लॉस देते हैं। पर हम लोगों का ब्रेन ऐसा वर्क करता है कि हम शायद दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी सुजलॉन बन जाएगा। अब 2 3 एग्जाम्पल है मेरे सामने जहां पैसा मैंने जीरो होते हुए सामने देखा है। एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज थी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल खराब थे, एनसीएलटी में चली गई। रिलायंस ने कहा कि वो टेक ओवर करेंगे और ये भी बताया उन्होंने कि उसका वो इक्विटी की वैल्यू नहीं देंगे। अब भी लोग इस स्टॉक में घुसे रहे क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में ऊपर के सर्किट लग रहे थे, सबको लगा एक मल्टी बैगर बनेगा, मगर हुआ क्या, आज उसकी वैल्यू जीरो है, वो डीलिस्टेड है। सीसीडी में सेम हुआ। सीसीडी एक चीप स्टॉक था, पर उसकी चीपनेस इसलिए थी क्योंकि उस कंपनी में एक्चुअली वैल्यू नहीं थी। वो था क्या कि उसका जो बैलेंस शीट थी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर्स ने खुद ने मना कर दिया था कि ये हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं, बट स्टिल लोग समझते थे कि ये सीसीडी टाटा ले लेगा, इसे स्टारबक्स में ऐड कर लेगा और इस वजह से वो एक मल्टी बैगर बन जाएगा। पर हुआ क्या, आज एनसीएलटी के ऑर्डर्स के बाद वो भी डिलिस्ट होने की कगार पे है और रोज नीचे के नीचे सर्किट लग रहे हैं, कोई भी आदमी अपना माल नहीं बेच पा रहा है। अब जो एक और क्रिकेट में इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्राई नॉट टू एज स्विंगिंग बॉल। अब स्विंगिंग बॉल क्या है, जो आपको लगता है कि मैं खेल लूंगा पर आप खेल भी नहीं पाते। ऐसे ही अगर आप किसी बिजनेस को, आपको लगता है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ पर पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें। कई लोगों को डिफिकल्टीज होती है फाइनेंशियल सेक्टर को इवेल्युएट करने की। उसमें आपको लगता भी है कि मैं शायद उसमें कमा लूं, शायद थोड़ा समझता हूं, पर आप कंप्लीटली अगर उसे नहीं समझते तो आपको उसे अवॉइड कर देना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनीज को इवेल्युएट नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाता क्योंकि इंश्योरेंस एक टिपिकल बिजनेस है और इंडिया में और फॉरेन में इंश्योरेंस बिजनेस डिफरेंट वे में रन होते हैं, उनको इवेल्युएट करने का तरीका ही अलग है। जैसे बर्कशायर हैथवे की अगर मेजर बिजनेस है इंश्योरेंस का, री इंश्योरेंस करते हैं वो, और एलआईसी ऑफ इंडिया का। हाँ, बर्कशायर हैथवे को जनरली ये कहा जाता है कि आप बुक वैल्यू पे इवेल्युएट करें, पर क्या एलआईसी ऑफ इंडिया को आप बुक वैल्यू पे इवेल्युएट कर सकते हैं? वो तो 10 15 टाइम बुक वैल्यू चल रही है, पर यहाँ पर चलता है इंडियन एम्बेडेड वैल्यू। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई लोग लॉस मेकिंग कंपनीज को इवेल्युएट नहीं कर पाते। आज से 1 साल पहले मैं भी लॉस मेकिंग कंपनीज को इवेल्युएट नहीं कर पाता था, पर मैं अवॉइड कर देता था क्योंकि जो समझ नहीं आता उसे हमेशा अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑलवेज टेक द कैचेस दैट कम योर वे। क्रिकेट में तो आपने सुना ही होगा कैचेस विन मैचेस, पर क्या हम उसको इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखे यू शुड ग्रैब इट। मैंने राकेश झुंझुनवाला जी की ये वीडियो देखी है जिसमें वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नो वन। अगर आपको लगता है कि बिजनेस आपको अच्छा मिल रहा है और बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, कोरोना के पीरियड में ऐसा बहुत हुआ। मैंने तो एनसीसी इवैल्यूएट किया था और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बताया था कि एनसीसी अपनी लिक्विडिफिकेशन वैल्यू जो 60 रुपीज थी उससे भी नीचे मिल रहा था। तो मैंने उनको 2021 पे बताया था। मेरे पास खुद कैपिटल नहीं था, मेरे पास जब कैपिटल आया तो मैंने 30 35 पे खरीदा और उसके बाद बहुत अच्छे रिटर्न बने। तो इसका मतलब ये है कैचेस जब भी आए, अपॉर्चुनिटीज जब भी आए, आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म मूवमेंट को ना देखते हुए आप उन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को इग्नोर कर दें और उस कैचेस को जरूर लें। नेक्स्ट है जो डिसिप्लिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कोहली की डाइट, कोहली का वर्कआउट और उसका जो वर्क एथिक्स है वो अनकंपेरेबल है। तो आप सोचेंगे कि इन्वेस्टिंग में अब कौन से डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन जो रिक्वायर होता है वही जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस होता है। प्राइस आप ज्यादा ना पे करें वो होता है, और जब बुल मार्केट चल रही हो उससे आप स्वेड ना हो। एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि एक लेडी थी, तो वो लेडी शॉर्ट टर्मिज्म कर रही थी इन अराउंड इन द ईयर्स 2000, जब बहुत बड़ी बुल मार्केट चल रही थी। तो वो 1 2 महीने में 25% 30% कमा रही थी। तो उसका एक कोट था कि अब वॉरेन बफे ना बूढ़े हो गए हैं, अब उनको उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल फेल हो गई है। तो वो ये कहने लगी कि आई हैव मेड 80% रिटर्न्स इन 1 ईयर
और उस ईयर में वॉरेन बफे ने खाली 25-30% रिटर्न बनाया था। तो वो ये कहने लगी कि टेक दैट वॉरेन बफेट, ऐसे कहने लगी कि आई हैव मेड 80% रिटर्न एंड यू आर सिटिंग ऑन 20-25% रिटर्न। फिर हुआ क्या? फिर हुआ एक क्रैश, और तब समझ आया कि कौन ज्यादा समझदार है और कौन नहीं। तो वॉरेन बफे इसमें कहते भी हैं कि व्हेन द टाइड टर्न्स देन ओनली यू नो हु ऑल आर स्विमिंग नेकेड। तो वी डोंट हैव टू स्विम नेकेड, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। और हम उस डिसिप्लिन का फायदा जैसे हम क्रिकेट में उठाते हैं वैसे ही इन्वेस्टिंग में उठा सकते हैं। लास्ट मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं जो क्रिकेट में है और इन्वेस्टिंग में जो मैं मानता हूं वो है बिलीफ, सेल्फ बिलीफ और बिलीफ इन द मार्केट्स। अब अगर आप ये कोहली की बात सुनेंगे और आपने अगर वीडियो देखा होगा, कोहली हमेशा कहते थे जब मैं क्रिकेट देखता था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं ये रन्स चेस कर लूंगा, और वो उन्होंने हर बार उसको इन्विजन किया था, उसको इमेजिन किया था। तो अगर आप लोगों के अंदर भी बिलीफ है कि कंपाउंडिंग वर्क करती है, कि आपने बिजनेस अच्छा लिया है और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हैं, तो वो बिलीफ आपके रिटर्न्स में जरूर आएगा। मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनका 2 कंपनीज में इतना सॉलिड बिलीफ था और मैं उन बिजनेस को इतनी अच्छी तरह समझता नहीं था। उन्होंने मुझे बताया था एक सीडीएसएल और एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उन्होंने काफी कम रेट में खरीदा था और वो मुझे बता रहे थे कि इसकी स्टोरी क्या है, क्या बनने वाली है, एंड ही इन्वेस्टेड बिग। हो सकता है वो ये वीडियो देख भी रहे हो, पर उन्होंने उस ट्रेंड को अर्ली पकड़ा। ही हैड दिस बिलीफ, और मैं उनको कहता था कि वैल्यूएशन हाई है, बट ही हैड दिस बिलीफ, तो उन्होंने उस स्टॉक को आज तक होल्ड कर रखा है। अगर आप देखेंगे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज और सीडीएसएल इन्होंने क्या रिटर्न दिया है, एंड आई थिंक उन्होंने अराउंड अबाउट करोड़ रुपीस उसमें बना लिए हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी है। और ये रिटर्न आने के बाद मैं भी समझा कि मैं कहाँ पर रॉन्ग था और वो कहाँ राइट थे। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम था, क्योंकि उनको नॉलेज थी, उन्होंने अपने को अपना अच्छे से स्टडी किया था, तो वो अपने बिलीफ पे कायम थे और उस बिलीफ ने उनको रिटर्न्स दिया। और यही बिलीफ है, अगर मार्केट्स में आपको बिलीफ है, बिजनेसेस में आपको बिलीफ है, तो आपको बिलीफ जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। तभी मैं क्रिकेट देखता था तो मुझे लगता था कि इन्वेस्टिंग और क्रिकेट में तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जो पॉइंट्स हमें क्रिकेट में कामयाब करते हैं उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे को इन्वेस्टिंग में भी कामयाब बनाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।